आज के क्लास में हम लोग एसक्यूएल सर्वर के इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स देखने जा रहे हैं जो कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है, और अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके साथ हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो इसमें हम लोग आज करेंगे एसक्यूएल के व्यूज़ और चेक ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर में, ऑटो इंक्रीमेंट हम कैसे कर सकते हैं, एसक्यूएल ट्रिगर क्या होता है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे नॉट नल है, यूनिक फंक्शंस, एसक्यूएल के फंक्शंस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं ABCDB। एक डेटाबेस मैं बनाता हूँ टेस्ट डेटाबेस के नाम से, और मैं टेस्ट डेटाबेस को मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ। डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट, पहले तो मुझे क्रिएट करना होगा, उसके बाद तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो मैंने पहले क्रिएट किया ही नहीं, तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो कि है टेस्ट डेटाबेस। ठीक है, इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर में कुछ एक हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर में कुछ कॉलम्स हम लेते हैं। तो एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट मास्टर, और उसके अंदर कुछ कॉलम्स बनाते हैं जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, PID, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर टाइप का हम ले लेते हैं इसको, और हम एज अ प्राइमरी की असाइन कर देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है मेरे पास P_name, जो कि varchar प्रॉपर्टीज़ मैं ले रहा हूँ। और देखा होगा आपने जैसे कि आप चाहते हो कि कुछ ऐसे कॉलम्स है, जैसे कि आपने प्राइमरी की असाइन तो कर दिया, बट कुछ और ऐसे भी और भी कॉलम्स आपके हो सकते हैं डेटाबेस के साथ में कि जिसको जो कि यूनिक ले। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि यूनिक नहीं है, और आप चाहते हो कि वो जो कॉलम है ना, वो कॉलम आपके डेटाबेस के साथ में अटैच हो। तो इस तरह के बहुत सारे कॉलम्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का नेम जो है वो यूनिकली असाइन हो। ठीक है, तो हम लोग यूनिक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड। यूनिक से लेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी तो यूनिक रहेगी, साथ में ये भी यूनिक रहेगा। अगर सपोज़ कर लो मैंने प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमने ले लिया, PID को हमने ले लिया एज अ यूनिक प्राइमरी की, जो कि दोबारा कभी रीजनरेट नहीं होगा, और इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट के नेम है वो भी यूनिक रहें, तो उस केस में हम यूनिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो यूनिकली असाइन हो जाएगा वो। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो नल नहीं हो, किसी भी केस में वो नल नहीं हो, तो यहाँ पे हम नॉट नल भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का नेम में तो मैं नहीं चाहूँगा कभी नल हो, तो प्रोडक्ट के नेम के लिए 35 ले दिया हमने, और यहाँ पे हमने कर दिया नॉट नल। तो नॉट नल का मतलब ये हो गया कि कभी भी इसके किसी भी केस में इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। अगर वो नल होता है तो उस केस में आपके पास में एरर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो मैकेनिज़्म को आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस केस में। और आप चाहते हो अगर कि आपकी वैल्यू जो है वो नल लाइक नल रहे, तो यहाँ पे नल कर दो। नल मतलब कि क्या होगा, ये फील्ड अगर ब्लैंक होगी तो भी डेटाबेस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए दो कीवर्ड्स हैं, इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया नॉट नल और एक हो गया नल। तो मैं इसको नॉट नल कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू कभी भी किसी भी केस में नल ना हो। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी है मेरे पास, प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने इंटीजर ले लिया, और उसके बाद है मेरे पास में प्रोडक्ट का रेट है P_rate, जिसको भी मैंने इंटीजर ले लिया। और ये कुछ कॉलम्स हैं मेरे पास में, और कैटेगरी भी ले लेते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी P_कैटेगरी। प्रोडक्ट की कैटेगरी हम लोग लेते हैं यहाँ से varchar, और कैटेगरी में मैं कुछ 20 कैरेक्टर्स असाइन कर देता हूँ। अब इस प्रोडक्ट टेबल को मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया।
अब इसमें और भी यह चीज़ें, जैसे आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी कभी भी नल ना हो, तो यहाँ पे भी आप नॉट नल का जो है असाइन कर सकते हो इसके साथ में, कि ये कभी भी नॉट नल ना हो, ये भी कभी नॉट नल ना हो, कैटेगरी भी कभी नॉट नल ना हो। तो इस तरह से आप जो है कॉन्स्टेंटली अगर आप ये कर देते हो तो कभी भी डेटाबेस के साथ में कभी भी उसकी वैल्यू कभी नल नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम प्रोडक्ट मास्टर। हम लोगों ने प्रोडक्ट मास्टर से कुछ टेबल बनाया है क्या? मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर। अगर कभी इस पर बना हो तो वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट टेबल वाले को स्टेटमेंट को दोबारा से कंपाइल कराता हूँ। तो द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब देखो हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है और इस टेबल को हम देखते हैं, इसके अंदर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ रोज़ इसमें इंसर्ट कराने पड़ेंगे, तभी मैं आपको कुछ चीज़ों को दिखा सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ इंसर्ट किए वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट मास्टर, और उसके अंदर मैं वैल्यूज़ मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक और कॉलम था जो कि डिस्टिंक्ट है, जो ये था ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब अगर आप कोई कॉलम को चाहते हो कि प्रोडक्ट आईडी अपने आप इंक्रीमेंट अपने आप हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम लोग कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी आइडेंटिटी हो जाए, तो मैं फिर से अगेन इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर। तो प्रोडक्ट मास्टर के टेबल को मैंने एक बार दोबारा से ड्रॉप किया है, एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इस वाले जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम प्राइमरी की, इसमें हम यहाँ पे आइडेंटिटी कर देते हैं। एंड आइडेंटिटी में अगर मैं आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू सपोज़ कर लो 101 से स्टार्ट हो और 1 से इंक्रीमेंट हो, तो वैल्यू शुड बी स्टार्ट विथ 100 या 101 या 99, और उसके बाद वो 1 से इंक्रीमेंट हो। तो वो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे असाइन कर सकते हो वैल्यू को। तो वो क्या होगा कि ये जो एक तो कॉलम आपकी वैल्यू होगी, यानी ऑटो इंक्रीमेंट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा। जो भी आपकी वैल्यू रहेगी ना, प्राइमरी की वैल्यू, वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट करेगी, और वो इंक्रीमेंट करेगी बाई 1 से, 1 से वो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे इस टेबल को यहाँ से मैंने रन कराया, दोबारा से मैंने एग्जीक्यूट कराया, तो अब ये क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। अब देखो मैं इंसर्ट जब कराऊंगा तो मुझे इसमें इन सब में वैल्यूज़ डालने हमारे लिए नेसेसिटी रहेगी। दूसरा कि जो ये कॉलम है आइडेंटिटी वाला, इससे मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इस वाले कॉलम को मैं नहीं डालता हूँ। अब मुझे प्रोडक्ट के नेम को डालना है, तो प्रोडक्ट का नेम को मैंने डाल दिया, सपोज़ कर लो मोबाइल, और प्रोडक्ट की कैटेगरी है, नेम के बाद क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी डाल दिया 10, और प्रोडक्ट का रेट है, रेट मैंने इसका 5000 रुपीज़ कर देते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गई, तो कैटेगरी के अंदर में मैं यहाँ पे वैरकेर है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। इस तरह से मैं एक वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला कॉलम मैंने इंसर्ट नहीं किया था, और अगर मैं इस टेबल की वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 99, क्योंकि मैंने 99 से स्टार्ट किया था, और वो 99 में से 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब दूसरी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ इसके अंदर में, जो पुट करूँगा मोबाइल। अब मैं एक देता हूँ लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप जो कि मेरे पास में 15 क्वांटिटी है लैपटॉप की, और वो मेरे पास में है लाइक 55,000 रुपीज़ का, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो इसको भी मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, 1 रो अफेक्टेड। अब मेरे पास देखो एक वैल्यू 99 की है और दूसरी वैल्यू कितनी, 100 की है, मतलब वन इंक्रीमेंट इसके अंदर में हो गया। उसके बाद एक और मैं इसमें इंसर्ट करा लेते हैं हम लोग, कि 2 लैपटॉप हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के हो गए। और अब मैं लेता हूँ यहाँ पे एक चेयर लेते हैं, ठीक है। और चेयर मेरे पास में लाइक 50 पीसेस चेयर पड़े हुए हैं, और वो मेरे पास 1500 रुपीज़ का है मात्र।
और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये फर्नीचर कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी हो गई फर्नीचर। तो मैंने इसे कंपाइल कराया, और एक और भी मैं ले लेता हूँ इसके अंदर में टेबल, ठीक है। और टेबल जो है मेरे पास अवेलेबल है लाइक 60 टेबल्स हैं, और जो कि मेरे पास 5500 रुपीज़ का है, जो कि फर्नीचर कैटेगरी का ही है। तो एक और रो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास अभी कुल मिला के 4 रोज़ हो गए इसके अंदर में, राइट। जिसमें से मेरी 2 कैटेगरीज किसकी हो गई, फर्नीचर की, और 2 कैटेगरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक की। यानी कि मेरे पास ओवरऑल 4 प्रोडक्ट्स मेरे पास में हैं। ये एग्जाम्पल के लिए काफ़ी है मेरे लिए। तो उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं इसका व्यूज़ कैसे बना सकते हो। जैसे ये पूरा टेबल है, इस टेबल के अंदर में अगर आपको व्यूज़ बनाने हैं, तो व्यूज़ बेसिकली होता क्या है, अगर आप पूरे टेबल के अंदर में अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर डेटा आपके पास में आ जाए, तो मैंने यहाँ पे देखो क्रिएट किया एक व्यू। जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो वैसे व्यू क्रिएट कर सकते हो। तो उसका एक सिंटैक्स है क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम, व्यू का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फर्नीचर दे दिया, ठीक है। तो फर्नीचर इज़ अ नेम ऑफ व्यू। एज किसके लिए है, तो ये सेलेक्ट करेगा क्या, प्रोडक्ट के नेम को सिलेक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट के नेम को मैं जो व्यूज़ बनाने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नेम आ जाए और उसकी क्वांटिटी और रेट आ जाए, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैटेगरी नहीं चाहिए। अगर मैं कैटेगरी डालता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, तो मेरे पास ये 3 चीज़ें आ जाए। अगर मैं कैटेगरी डालता हूँ फर्नीचर, तो मेरे पास ये 3 चीज़ें आ जाएँ, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने एक फर्नीचर का एक क्या बनाया, व्यू बनाया, जिसके अंदर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट का नेम, उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम, उसकी क्वांटिटी और प्राइस कहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो फ्रॉम कर रहा हूँ प्रोडक्ट मास्टर से, वेयर जहाँ पे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी हो फर्नीचर। तो अगर मैं इसे कंपाइल कराता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, एक व्यू क्रिएट हो जाएगा। देयर इज़ ऑलरेडी अ व्यू इनसाइड दिस टेबल, क्योंकि हमने डेटाबेस जो बेसिकली हमने यूज़ किया हुआ था ना, हम लोगों ने ये टेबल डेटाबेस किया था क्रिएट, इसको हम लोगों ने यूज़ किया था ना, और इसके अंदर हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट करी थी। तो ABCDB, ये टेबल हमारा इसके अंदर में, हाँ अब जाके क्रिएट हुआ है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्रिएट किया वो क्रिएट नहीं हो पाया। तो अब इसके अंदर अगर हम सेलेक्ट देखते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। वापस से हमें सारी वैल्यूज़ इंसर्ट करानी पड़ेगी। कर लेते हैं टेबल चेयर 40 1500, एंड चेयर भी हमारा फर्नीचर है, ठीक है। मोबाइल जो कि हमारे पास 10 पीसेस हैं, और ये 55,000 का है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया मेरे पास। और एक और रो मैं ले लेता हूँ, जैसे लैपटॉप, और लैपटॉप मेरे पास में 15 पीसेस पड़े हुए हैं, जो कि 65,000 का है पर हेड, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का है। अब मेरे पास ऑलरेडी अब 4 हो गए। पहले हम लोगों ने डेटाबेस ही गलत सेलेक्ट कर लिया था, अब 4 हो गए। अब मैं जो व्यूज़ बनाने जा रहा हूँ, उस डेटाबेस के भी यहाँ पे व्यूज़ बना रहा हूँ। तो क्रिएट मैंने किया व्यू फर्नीचर एज, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करेगा, क्वांटिटी और रेट करेगा, कहाँ से, प्रोडक्ट मास्टर से, जिसके अंदर में जो मेरा कैटेगरी होगी वो क्या होनी चाहिए, फर्नीचर। तो अगर मैं इसको यहाँ से कंपाइल कराता हूँ, तो देखो आपके पास क्या हो रहा है, एक आपका व्यू मिल गया, व्यू क्रिएट हो गया। किस नाम से व्यू क्रिएट हो गया, फर्नीचर के नाम से। तो आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर, व्यू का नाम। तो देखो आपको क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखो आपके पास क्या रिटर्न आया, आपके पास रिटर्न आया प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी और रेट, जो आपको चाहिए था। तो मतलब आपने जो व्यूज़ बनाया इस नाम से बना दिया। अगर आप सब व्यूज़ जो है फर्नीचर के नाम से ना बना के मैं इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बनाता हूँ, जो कि मेरी दूसरी कैटेगरी है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें ही मुझे सेम 3 चीज़ें चाहिए प्रोडक्ट मास्टर से, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या होगा, ये दूसरी व्यू उसकी क्रिएट हो जाएगी। ये दूसरी व्यू क्रिएट हो गई किस नाम से, इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, और इस केस में जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सारी चीज़ों को वो दिखाएगा।
देखो पहले जो था वो क्या किसका दिखा रहा था, वो फर्नीचर का दिखा रहा था, चेयर और टेबल। यहाँ भी इस टाइम पे क्या आ रहा है, मोबाइल और लैपटॉप, जिसके अंदर में उसकी क्वांटिटी और उससे रेट आ रहे हैं। तो इस तरह से आप व्यूज़ बना सकते हो, और व्यूज़ को हम लोग फ्रंट एंड में अपने यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट करके। जैसे हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया है, वैसे ही वहाँ पे हम लोग उसको सेलेक्ट करके व्यूज़ हम यहाँ बनाएंगे, और उसको हम लोग बैकएंड में मतलब ASP.NET के पेजेस पे, जैसे अभी हमने व्यूज़ को कॉल किया है वैसे वहाँ पे कॉल करके हम लोग ग्रिड व्यू में या कहीं पे भी डेटा को लोड करा सकते हैं सर्च करने के लिए या देखने के लिए, राइट। तो ये हमारे पास हो गया, लाइक इस तरह से हम लोग व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अब देखो फंक्शंस, कुछ एसक्यूएल के अंदर में कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा C++ में वगैरह में भी यूज़ किया होगा आप लोगों ने, सम, एवरेज, काउंट, इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस और भी होते हैं। अब जैसे फंक्शन को कैसे, काउंट एक फंक्शन है, काउंट एक प्री डिफाइंड एसक्यूएल का फंक्शन है। वो क्या करता है, काउंट करेगा, नंबर ऑफ रोज को काउंट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में टेबल के अंदर में जितने भी रोज हैं, जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं, वो काउंट करके शो कर दे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी हैव। जैसे अब मुझे करने के लिए क्या करना होगा, टेबल को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ से काउंट करूँगा कि हाउ मेनी आइटम्स वी हैव। तो मैंने देखा है मेरे पास 4 आइटम्स है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पे मैं काउंट कर लूँ, तो मुझे काउंट फंक्शन ये यूज़ करना है। जैसे मैं काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, उसको काउंट कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का के आईडी की जगह पे, प्रोडक्ट कोड की जगह पे क्या है, PID है ना, प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी हमने किया कि सेलेक्ट काउंट इज़ अ फंक्शन, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने किसको काउंट करना है, तो प्रोडक्ट आईडी को काउंट करना है। फ्रॉम कहाँ से, तो प्रोडक्ट मास्टर से। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं इसके अंदर में, 4। तो ये दिखा देगा कि टोटल नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो आपके 4 हैं। उसी तरह से बहुत जगहों पे होता है क्या है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमें काउंट करने पड़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र ने इस वेबसाइट को व्यू किया है। तो जितने भी कस्टमर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, काउंट फंक्शन के थ्रू हम सारे कस्टमर को काउंट करते हैं, और उसका जो एवरेज है वेबसाइट के होम पेज पे व्यू दिखा देते हैं कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो हैं इसके अंदर में इतने हो चुके हैं। ठीक है, तो काउंट फंक्शन हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत जगहों पे यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है कि जैसे कि आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि क्या आपके पास असाइनमेंट है, तो काउंट हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको कहीं पे व्यूज़ दिखाने हैं और आप चाहते हो कि वो व्यूज़ में काउंट जो है वो सिर्फ 10 रहे, तो उस जगह पे आप काउंटिंग लगा सकते हो, और काउंटिंग की वैल्यू जैसे ऊपर जाएगी वो हट जाएगा, वहाँ से व्यूज़ चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है एवरेज। एवरेज भी सेम वही है, जैसे मान लो ये कॉस्ट है मेरे पास, रेट है, अब हमने कई सारे वैल्यूज़ इसके अंदर में डाले हैं। अगर मैं इसका एक एवरेज निकालना चाहूँ, इन सब की वैल्यू का एक एवरेज निकालना चाहूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली इसमें से निकाल सकता हूँ। जैसे किसी की सैलरी जा रही है, बहुत एम्प्लॉइज़ की सैलरी है, तो उसके अंदर में से अगर वो कहता है आपका मैनेजर कि मुझे यार सैलरी का ना एक एवरेज निकाल के दो कि एवरेज सैलरी कितनी जा रही है, और किसी की हो सकती है 60,000 हो, किसी की 1 लाख हो, किसी की 2 लाख हो, किसी की 10 लाख रुपए, तो ऑन एवरेज क्या जा रहा है इसके अंदर में। तो एवरेज के लिए आप एवरेज का कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। तो आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट एवरेज, एवरेज फंक्शन है, एवरेज फंक्शन के थ्रू आप किसको एवरेज निकाल रहे हो, तो प्रोडक्ट के रेट का एवरेज निकाल रहे हो फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। तो ये क्या करेगा, चारों के एवरेज को निकाल के, इसमें देखो जितने भी हमारे पास प्राइजेस थे, जो दिए गिवन प्राइजेस थे, उसके अंदर एक एवरेज वैल्यू उसने निकाल के आपको दिखा दिया, दिस इज़ 31750। तो इसका एक एवरेज वैल्यू हो गया आपका 31750। उसी तरह से आप सम कर सकते हो, यानी कि जितने भी आपके पास में प्रोडक्ट हैं, अभी आपके पास इन सारे प्रोडक्ट का आपको सम चाहिए कि जितने भी रेट्स आपके पास हैं इन सब का मुझे सम चाहिए। तो उस तरह से हम सम फंक्शन के थ्रू इसको हम सम कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट सम प्रोडक्ट का रेट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। तो ये क्या करेगा, सबको सम कर देगा, और सम करके उसकी सारी वैल्यूज़ को इकट्ठे एक बार तुम्हें दिखा देगा। जैसे कि आप चाहते हो कि आपके पास एक ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो एक कॉलम को पूरा सम करना है, और नीचे फूटर के अंदर में आप सम वैल्यूज़ दिखाना चाहते हो। जैसे हम कार्ट, येस्टरडे मैंने आपको दिखाया था, जो कार्ट में कर रहा था, तो उस कार्ट के अंदर में हमने इस तरह से सम फंक्शन यूज़ किया हुआ था, जो कि जितने भी हमारे कॉस्ट आ रहे थे उनको सम करके नीचे फूटर में शो कर रहा था। तो इस तरह से हम लोग बेसिक फंक्शन ये है, और भी इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं एसक्यूएल के। आप क्या वो उसमें से आप मीन निकाल सकते हो, मीट पॉइंट निकाल सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट स्पेसिफिक जो जनरल और बेसिक ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फंक्शन है वो ये 3 है। ठीक है, एक होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली लाइक ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है।
तो लाइक ऑपरेटर जैसे आप चाहते हो कि आपके पास में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं लाइक अल्फ़ाबेट्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको सारी वैल्यूज़ वैसे चाहिए जो कि प्रोडक्ट आपके ए से स्टार्ट हो रहे हैं या बी से स्टार्ट हो रहे हैं। सपोज़ कर लो मेरे पास ये है, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जितने भी प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, अगर वो प्रोडक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू हो रही है लाइक एल से हो रही है या एम से, क्योंकि हमारे पास में चेयर है, टेबल है, तो अगर इसमें से अगर आप इस तरह से निकालना चाहो तो आप इस तरह से और कोई भी ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर पी नेम, प्रोडक्ट का नेम के अंदर में अगर वो लाइक ऑपरेटर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी जो है अब जहाँ पे भी टी आएगा उसके ऑपरेटर को दिखा देगा। तो अभी जब उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो टी रहेगा, जैसे कि आपका टेबल के अंदर में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर टी है, तो ये आपका टेबल आ गया। तो जनरली आप क्या करते हो, जब ये इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं एम्प्लॉय वगैरह टेबल में, कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर में मैं चाहता हूँ कि जिसका एम्प्लॉय का नेम अल्फ़ाबेट्स ए से स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग सेलेक्ट कर ले, या कोई बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी वाले को एक साथ सेलेक्ट कर ले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर या एम्प्लॉयज़ वेयर कस्टमर नेम या उनका फर्स्ट नेम लाइक ए और परसेंट का साइन। तो जितने भी ए से स्टार्टिंग वाले होंगे, अल्फ़ाबेट्स ए से रिलेटेड जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे या कस्टमर होंगे वो शो कर देगा। तो इस तरह से आप लाइक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एक है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें एसक्यूएल के अंदर में, चेक। जो चेक जो है ना बेसिकली एक कांस्टेंट यूज़ करता है, कांस्टेंट यूज़ करने के लिए होता है। कहीं पे क्या होता है कि हम फ्रंट एंड के साथ में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ASP.NET जो पेजेस बनाते हैं, वहाँ हम वैलिडेशंस लगा देते हैं कि हाँ भाई एज जो होना चाहिए वो इससे नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ तो हम लगा ही रहे हैं। ये हम लोग चेक ऑपरेट कांस्टेंट के थ्रू हम लोग बैकएंड में भी एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। चेक देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ, एक टेबल हमने क्रिएट किया पर्सन का, पर्सन के अंदर में क्या है, आईडी है, लास्ट नेम है एंड फर्स्ट नेम है और एज है। एज जो है मैंने इंटीजर दिया हुआ है और उसके साथ हम लोगों ने ये चेक यूज़ किया हुआ है, चेक कांस्टेंट। तो चेक क्या करेगा, चेक करेगा ब्रैकेट के अंदर हमने चेक कराया, चेक में जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया कॉलम का नेम है एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो ये हमने कंडीशन डाल दिया कि ग्रेटर देन एज जो होगा, जो कॉलम आपने बनाया एज जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। अगर इससे विलो होता है तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करने के बाद अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं इस पर्सन के अंदर में, और मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने पर्सन के अंदर में टेबल क्रिएट किया, तो पर्सन के अंदर मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करा रहा हूँ, इंसर्ट इनटू पर्सन एंड वैल्यूज़ 1 फर्स्ट आईडी के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्राइमरी की नहीं यूज़ किया, जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट नेम इज़ सिंह एंड फर्स्ट नेम इज़ महेश एंड एज इज़ 10। तो जैसे मैं इसको रन कराता हूँ देखो यहाँ पे एरर शो करेगा। यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में ये एरर शो कर दिया कि जो आपकी वैल्यूज़ है ना, वो आपकी वैल्यू जो है वो उसके कांस्टेंट एज का जो कॉलम है वो आपकी वैल्यू को टर्मिनेट कर रहा है, वो आपकी वैल्यू को मैच नहीं कर रहा, क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इसकी वैल्यू 18 आप लेते हो तो 18 से वो एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यानी 18 या 18 से ऊपर कोई भी अगर आप वैल्यू होती है तो बैकएंड भी उसको एक्सेप्ट कर देगा, 1 रो एक्सेप्टेड, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो डेटाबेस में स्टोर हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। तो देखो 18 वाली वैल्यू जो है वो हो गया। तो इस तरह से चेक यूज़ कर सकते हो, चेक ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करके आप इस तरह से कोई भी वैलिडेशंस लगा सकते हो बैकएंड में, डायरेक्टली बैकएंड में लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ऑटो इंक्रीमेंट, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। इंक्रीमेंट में, ऑटो इंक्रीमेंट में जैसे कि आप कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे पर्सन की आईडी के अंदर हम लोगों ने क्या कर दी, 1 कर दिया, आइडेंटिटी 1 मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगी और 1 से स्टार्ट होगा, और जो वैल्यू होगी 1 से इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट वाले में लगाया हुआ था। इस प्रोडक्ट की वैल्यू को हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया था और वो 99 से स्टार्ट हो रहा था, 1 से इंक्रीमेंट हो रही थी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रिगर। ये देखो अब ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर बेसिकली क्या है, एसक्यूएल के अंदर में प्री डिफाइंड फंक्शन है, और
ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। एक प्री जैसे कि हम वो यूज़ करते हैं ना एसक्यूएल सर्वर के अंदर में प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है, प्री कंपाइल्ड होता है, यानी पहले से कंपाइल्ड होता है, हम प्रोसीजर को यूज़ करके अपनी वैल्यू पास करते हैं और डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कराते हैं। उसी तरह से हमारे पास में प्रोसीजर ये एसक्यूएल का ट्रिगर है। ट्रिगर मतलब क्या होता है, ट्रिगर इज़ अ लाइक ऑटो फायर इवेंट्स, अपने आप फायर होने वाला इवेंट है। तो जैसे कि ये यूज़ क्यों होता है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इस ट्रिगर को, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा डेटाबेस अपडेट होता है, क्लाइंट साइड से कभी अपडेट होता है या सर्वर साइड से कभी भी डेटाबेस अपडेट होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी वो मेन टेबल में कोई भी इफेक्ट अगर होता है तो सेकेंडरी एक टेबल मेरे पास हो जिसके अंदर में जो भी मेन टेबल में चेंजेस हुए हैं ना वो सेकेंडरी टेबल में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाए। ऐसा ज़रूरत कब पड़ती है आपको, जब आप कोई भी क्लाइंट है आपके साथ में अपनी प्रोफाइल की कोई भी चीज़ को वो अपडेट करता है, तो वो जब भी वो अपडेट करता है तो आप चाहते हो कि जो भी वो उसने अपडेट पहले किया था या अब जो भी अपडेट है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी एक सेकेंडरी टेबल आपके पास हो जो कि उसको ना पता चले, उसको सिर्फ उसको मेन टेबल ही दिख रहा है, उसको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। और जनरली आप देखा होगा आपने, जैसे बैंक के पासवर्ड में होता है, बैंक के पासवर्ड में अगर आप दो से एक सेम पासवर्ड अगर दोबारा डालते हो तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि दिस पासवर्ड इज़ ऑलरेडी यूज्ड, आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो उसको आप दोबारा नहीं डाल सकते हो। तो वो क्या होता है, वो एक सेकेंडरी टेबल में ऑडिट टेबल के अंदर में वो स्टोर करता रहता है, एवरी टाइम स्टोर करता रहता है। यानी कि आपने अभी तक जितने भी पासवर्ड आपने चेंज किए होंगे ना बैंक में या इस तरह से जहाँ पे भी ये एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे भी ट्रिगर यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो एवरी टाइम एवरी पासवर्ड को, एवरी चेंजेस को वो सेकेंडरी टेबल में स्टोर करके रखेगा। और ये मैंडेटरी है सबके लिए आज के टाइम के लिए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ट्रिगर के अंदर में क्या होता है, ट्रिगर हम लेके एक टेबल पर क्रिएट करते हैं। सपोज कर लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, पासवर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल TBL कस्टमर, एक TBL कस्टमर के नाम से हमने टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर में हम लोगों ने कस्टमर आईडी ली, इंटीजर प्राइमरी की, कस्टमर नेम लिया और कस्टमर का पासवर्ड लिए। 3 कॉलम मैं लेके एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, कस्टमर। तो मैं इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, तो मेरे पास ये कुछ कॉलम्स आ गए, ठीक है, जिसमें कस्टमर आईडी है, नेम है और उसके बाद उसके लाइक उसका पासवर्ड है। 3 कॉलम मेरे पास में है। दूसरा एक और टेबल मैं क्रिएट करता हूँ। ये जो टेबल है ये यूज़र को दिखाने के लिए है। यूज़र कैन लाइक रजिस्टर आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। जब वो आएगा और वहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता है तो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेगा और वहाँ रजिस्टर करने के बाद उसको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगी, राइट। सेकंड टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऑडिट का टेबल। ऑडिट का जो टेबल होगा वो किसके लिए है, वो मेरे लिए है, लाइक उस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, वो कस्टमर के लिए नहीं है। वो ऑडिट टेबल मैं किसके लिए बना रहा हूँ, कस्टमर के ऑडिट के लिए बना रहा हूँ। यानी कस्टमर जब भी ऑडिट टेबल के अंदर में, ऑडिट टेबल करने की कस्टमर टेबल के अंदर में जब भी कोई ऑडिट हो, ऑडिट लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, ऑडिट का मतलब तो ये होता है। तो ये इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने एक टेबल ले लिया, कस्टमर TBL कस्टमर ऑडिट, यानी कस्टमर टेबल के अंदर में जब भी ऑडिट होगा, लाइक इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, तो उसके इसमें मैंने 4 कॉलम इसमें बनाए हैं। एक तो लिया मैंने लास्ट डेट, और लास्ट डेट के अंदर मैंने डेट टाइम, उसका जो डेटा टाइप लिया है वो डेट टाइम लिया है, और नल ले लिया ताकि इसकी वैल्यू नल भी हो जाए तब भी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ होंगे बहुत सारी जगहों पे नल भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। दूसरी वैल्यू मैंने ले ली कस्टमर की आईडी, जो कि मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया, और उसके बाद मैंने लिया कस्टमर का आईडी। क्या मतलब, ये वाले कस्टमर की आईडी मतलब कोई जो भी जब भी कोई अपडेट होगा तो अपडेट का डेट एंड टाइम आ जाए, कस्टमर की आईडी आ जाए, ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। 2 कॉलम मैंने बनाए, ओल्ड पासवर्ड भी एनवायरकेयर और न्यू पासवर्ड भी एनवायरकेयर। एक मैंने सेकेंडरी टेबल, सेकंड टेबल एक मैंने क्रिएट कर लिया। किसके अगेंस्ट मैंने कर लिया, इसके अगेंस्ट मैंने एक सेकेंडरी टेबल क्रिएट कर ली, सेकंड टेबल मैंने कर ली जिसका नाम रहेगा TBL कस्टमर। वो मैंने इसलिए बनाया कि अगर इस टेबल, मेन टेबल में कोई भी इफेक्ट होगा, यानी कोई भी इफेक्ट मतलब पासवर्ड में कोई भी इफेक्ट होता है, यानी पासवर्ड इसका चेंज होता है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर का जब ये चेंज हो तो मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, उस डेट का डेट एंड टाइम चाहिए, और मुझे चाहिए कस्टमर आईडी कि किस कस्टमर का चेंज हुआ है और उसका ओल्ड पासवर्ड क्या है और न्यू पासवर्ड क्या है।
ओल्ड पासवर्ड मतलब पहले कोई पासवर्ड होगा, अगर वो नया है तो उसका कोई ओल्ड पासवर्ड नहीं होगा, उसका न्यू पासवर्ड होगा। लेकिन अगर कोई पुराना बंदा है तो उस कस्टमर है तो उसके पास क्या होगा, उसका ओल्ड पासवर्ड होगा, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड वो डालेगा तो वो होगा। मतलब मेरे पास वो पूरी डिटेल होनी चाहिए किस डेट को उसने पासवर्ड ये चेंज किया है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने दूसरा टेबल ये वाला क्रिएट कर लिया, कौन सा, कस्टमर ऑडिट टेबल। ये ऑडिट टेबल मेरा ये ऑलरेडी हमने कंपाइल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये हमने कंपाइल कर दिया है, तो ये हमने किसके अगेंस्ट बनाया, इस टेबल के अगेंस्ट हमने क्रिएट कर दिया ऑडिट के लिए। नाउ अब हम बनाने जा रहे हैं ट्रिगर। ये दो टेबल तो हमने बना लिए, अब इसके बिहाफ पे, इन दोनों टेबल के बिहाफ पे मैं एक ट्रिगर क्रिएट करने जा रहा हूँ। ट्रिगर कैसे बनाते हैं, तो ट्रिगर बनाने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट ट्रिगर, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका, क्रिएट ट्रिगर। और ट्रिगर का नाम मैंने ले लिया टीबीएल अपडेट। यानी टेबल जब भी टीबीएल हमारा, यानी मेरा जो टेबल है कौन सा, टीबीएल कस्टमर टेबल जो है, जो अब जब भी मेरा कस्टमर टेबल अपडेट होगा तो मेरा ये ट्रिगर फायर हो जाए। तो मैंने इसका नाम ले लिया टेबल कस्टमर अपडेट। यानी कि जब भी ये टेबल कस्टमर अपडेट होगा तो ये मेरा ट्रिगर फायर होगा। तो दिस इज द नेम ऑफ ट्रिगर, ठीक है। क्रिएट ट्रिगर का नाम। अब ये ट्रिगर किसके लिए है, तो जो मेरा मेन टेबल है, मेरा मेन टेबल कौन सा है यहाँ पे, मेरा मेन टेबल है कस्टमर, टीबीएल कस्टमर ये वाला। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, ऑन क्या, टीबीएल कस्टमर। क्या, देखो ट्रिगर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आफ्टर ट्रिगर है। जो बिफोर ट्रिगर होता है ना, बिफोर ट्रिगर हम लोग फ्रंट एंड पे यूज़ कर लेते हैं, जैसे वैलिडेशंस वगैरह आप जो यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे यूज़ कर लोगे। ये वाला जो हम ट्रिगर बना रहे हैं वो हम कर रहे हैं आफ्टर ट्रिगर। तो हम क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट ट्रिगर का नाम ऑन इस मेन टेबल पे, सेकेंडरी टेबल नहीं, मेन टेबल, राइट, जिसमें हम ऑडिट कर रहे हैं वो नहीं, जो मेन टेबल है जिसके कस्टमर फोर्सली डेटा इंसर्ट करेगा वो वाला। और इसमें हम कौन सा ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर क्या, इंसर्ट डिलीट अपडेट। यानी कि जब भी मेरे इस टेबल के अंदर में, इस टेबल में इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, तो एज बिगिन स्टार्ट होगा, क्या बिगिन हो जाए। तो मैंने 3 पैरामीटर डिक्लेयर किए यहाँ पे ट्रिगर के अंदर में। पैरामीटर को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना होता है डिक्लेयर कीवर्ड, डिक्लेयर। और एज यूजुअल जब पैरामीटर आप असाइन करते हो तो आपको @ यूज़ करना होता है, तो आप यूज़ करते हो डिक्लेयर @ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड के लिए आपने एक पैरामीटर बनाया, जिसको पैरामीटर को आपको बताना पड़ेगा कि पैरामीटर का क्या है, डेटा टाइप और उसका साइज़। उसी तरह से आपने न्यू पासवर्ड के लिए भी डिक्लेयर किया और उसका भी आपने साइज़ दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, और डिक्लेयर किया आपने कस्टमर आईडी जो कि इंटीजर टाइप की है, राइट। तो ये आपने 3 डिक्लेरेशन कर दी, क्या, 3 आपने पैरामीटर आपने डिक्लेयर कर दिया। किसके अगेंस्ट किया, इस टीबीएल के अंदर में, कस्टमर के अंदर में, बिहाफ ऑफ जब मेरा ये ट्रिगर फायर हो, कौन सा, जब इस टेबल के अंदर में इंसर्ट अपडेट डिलीट हो, तो ये 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे मेरे पास। अब ये जो 3 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, बेसिकली इसको मैंने डेटा को स्टोर कराने के लिए लिया है कौन से टेबल में, जो हम लोगों ने ये लिया था कस्टमर ऑडिट वाला। इसके अंदर में हम ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड की वैल्यू स्टोर कराएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक ओल्ड वैल्यू, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, और कस्टमर आईडी जो कि रहेगा। अब क्या करेगा, इसमें फेच करेगा डेटा, सेलेक्ट करेगा @न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड मतलब ये वाला, सेलेक्ट करेगा न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू कस्टमर पासवर्ड। यानी कस्टमर जब भी यहाँ पे इंसर्ट करेगा डेटा, जब भी कस्टमर किस में इंसर्ट करेगा, मेन टेबल में। मेन टेबल मेरा कौन सा है, टीबीएल कस्टमर। जब टीबीएल कस्टमर के अंदर में कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट होगी तो वो क्या कर रहा है, जो उसका पासवर्ड होगा ना, उसको पिक करके न्यू पासवर्ड में डाल देगा, यानी इस पैरामीटर के अंदर डाल देगा, जिस पैरामीटर का नाम हमने क्या लिया है, @न्यू पास। @न्यू पास के अंदर में जब भी वैल्यू कोई इंसर्ट होगी तो उसको उठाएगा, किस में डाल देगा, @न्यू पास के अंदर में। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेलेक्ट @न्यू पास इज इक्वल टू कस्टमर पास फ्रॉम इंसर्टेड, जब इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि जब वो फिर से लिखेंगे सेलेक्ट @CID कस्टमर आईडी, जो कि आप रन टाइम पे, इंसर्ट के टाइम पे जब आप वैल्यू डालते हो, कस्टमर की जो भी आप आईडी डालते हो वो किस में चला जाए, इस पैरामीटर के अंदर चला जाए जिसका नाम है CID। कब, जब इंसर्टेड हो। यानी कस्टमर जब भी कोई इंसर्ट कर रहा है तो ये 2 वैल्यूज इंसर्टेड हो जाए, कहाँ पे, कस्टमर आईडी के अंदर में, और पासवर्ड किस में आ जाए, न्यू पासवर्ड के अंदर में, ठीक है। और फिर लिखा हमने सेलेक्ट ओल्ड पासवर्ड। सेलेक्ट ओल्ड पासवर्ड जो पैरामीटर है ओल्ड पासवर्ड का, ओल्ड पासवर्ड इज इक्वल टू कस्टमर का पासवर्ड फ्रॉम डिलीटेड, जब वैल्यू हमारी डिलीट हो, यानी यूज़र जब डिलीट करे तो उस केस में क्या हो, जो मेरा जो ओल्ड पासवर्ड हो वो कहाँ चला जाए, ओल्ड पासवर्ड के अंदर में। जो कस्टमर का जो पासवर्ड होगा वो किस में चला जाए, ओल्ड पासवर्ड के अंदर स्टोर हो जाए।
ठीक है। उसके बाद हमने फाइनली क्या किया, वैल्यू इंसर्ट करा दिए। इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल, कस्टमर टीबीएल कस्टमर ऑडिट। ये टीबीएल कस्टमर ऑडिट कौन सा टेबल है, ये टेबल है जो आपने सेकेंडरी टेबल बनाई थी, ये है। यानी कि आपने अब फाइनली क्या कर रहे हो, वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। किस में, इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर। तो वहाँ पे पैरामीटर के अकॉर्डिंग पहले क्या है, लास्ट अपडेट जो कि डेट टाइम फंक्शन है, डेट टाइम आपने लिया हुआ है, कस्टमर आईडी, पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। तो पहले आप क्या करते हो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज। अब यहाँ पे अपने फंक्शन यूज किया, जैसे आपको मैंने अभी सम एवरेज बताया था, वैसे ये गेट फंक्शन है। गेट फंक्शन अगर आप यूज करते हो, गेट डेट यूज करते हो, तो गेट डेट में क्या करेगा, करंट का डेट एंड टाइम दोनों पिक करके ले आएगा, ऑटोमेटिकली पिक करके ले आएगा, राइट। तो आपने क्या किया, उसके अंदर में या इस वाले कॉलम के अंदर में जो आपका पहला वाला कॉलम था, कौन सा, डेट वाला कॉलम, डेट वाले कॉलम में आपने डेट एंड टाइम स्टोर करा दिया। दूसरे वाले में आपने कस्टमर की आईडी स्टोर करा दी। कस्टमर का आईडी यानी कि कस्टमर जब इंसर्ट होगा तो कस्टमर की आईडी किस में चली जाएगी, इस आईडी के अंदर, जो कि इस वाले कॉलम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ओल्ड वैल्यू मतलब कौन सा, ये वाला, यानी कि कस्टमर जब डिलीट करेगा तो ओल्ड वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देगा। और न्यू वैल्यू मतलब क्या होगा, इंसर्ट, जब इंसर्ट होगा तो न्यू वैल्यू यानी कस्टमर का जो पासवर्ड होगा वो न्यू वैल्यू के अंदर यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम उसको एंड कर देते हैं, END एंड कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया क्या, ये पूरा हो गया यहाँ से लेके एंड से लेके ऊपर तक, क्रिएट तक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर। यहाँ तक दिस इज अ ट्रिगर, ये मेरा पूरा का पूरा ट्रिगर हो गया, ठीक है। ये पूरा ट्रिगर हो गया। इस ट्रिगर को हम लोगों ने इस तरह से बनाया है। अब मैं इसको कंपाइल कराता हूँ यहाँ से सॉरी। तो इसको मैंने कंपाइल कराया, देखो कंपाइल होने के बाद नीचे आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरी ट्रिगर बन गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपका काम ओवर हो गया। यानी कि आपने 2 टेबल बना लिए, दोनों टेबल के साथ में आपने एक ट्रिगर भी बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है। आपने क्या किया, इंसर्ट किया इनटू टीबीएल एम्प्लॉय में, जो मेन टेबल, आपके पास 2 टेबल है, दोनों टेबल के अंदर में फिलहाल अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। अभी 2 टेबल आपके पास है, टेबल एम्प्लॉय है, कस्टमर का टेबल है जो आपने मेन टेबल बनाया, जिसके अंदर में भी वैल्यू एम्प्टी है। दूसरा टेबल आपने कौन सा बनाया था, ऑडिट का, जिसके अंदर में कोई भी वैल्यू नहीं है फिलहाल। अभी मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ टीबीएल कस्टमर के अंदर में कुछ वैल्यूज, जैसे 101 अजय शर्मा और abc@gmail.com। ये मेरा क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम और कस्टमर का पासवर्ड, ये मैंने वैल्यू इंसर्ट कराया। किसमें, इस मेन टेबल में, जो मेरा मेन टेबल होगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो यहाँ पे पहले क्या होता था, 1 रो अफेक्टेड का मैसेज एक बार आता था, अभी 2 बार आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बार में उसने क्या किया, जैसे मैंने इस टेबल के अंदर में वैल्यू इंसर्ट कराया ना, तो इस टेबल से कनेक्टेड क्या है मेरा, ये ट्रिगर कनेक्टेड है, जो मैंने ट्रिगर बनाया है, ये ट्रिगर कनेक्टेड है। ट्रिगर किसके लिए कनेक्टेड है, कि ऑन आफ्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट। अभी हम क्या करा रहे हैं, उसमें वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं ना। तो जैसे ही मैंने वैल्यू इंसर्ट कराया, वो ट्रिगर फायर हो गया। ट्रिगर ने क्या किया, एक तो इस वाले टेबल में तो वैल्यू इंसर्ट कराई दी, कौन सा टेबल में, टीबीएल कस्टमर में उसने वैल्यू इंसर्ट करा दी, कौन सी, 1011 अजय शर्मा abc@gmail.com। लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या किया, जैसे ही वो उसने इंसर्ट किया आपने वैल्यू ना, एक दूसरा टेबल उसने ट्रिगर फायर किया, और ट्रिगर फायर करते ही उसने क्या किया, इस वाले टेबल में भी वैल्यू उसने इंसर्ट करा दी। कौन सा, ऑडिट वाले टेबल में, जो ट्रिगर के अंदर में मेंशन है आपका, इसमें टेबल में भी आपकी वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो यानी कि सेकंड टेबल में भी आपकी वैल्यू हो गई, जिसमें ऑडिट टेबल में, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आप टीबीएल कस्टमर ऑडिट टेबल आप खोलते हो तो देखोगे इसके अंदर में क्या आ गया, डेट एंड टाइम, करंट का डेट एंड टाइम, कस्टमर आईडी 101, ओल्ड पासवर्ड क्या है, नल है, एंड न्यू पासवर्ड क्या है, abc@123। इस कस्टमर का पासवर्ड आपको नजर आ गया, और इस डेट को उसने कस्टमर ने पासवर्ड चेंज किया है। इस कस्टमर की आईडी के बिहाफ पे आपने देखा कि ये उसने वैल्यू चेंज किया हुआ है, यानी कि आपको पता चल गया कि ये नया कोई कस्टमर है। क्यों, क्योंकि इसका ओल्ड वैल्यू नहीं है, इसकी ओल्ड वैल्यू नहीं है, नल है, इसका मतलब है कि ये नया कस्टमर है। अगर वही सेम कस्टमर अपना पासवर्ड चेंज करता है, अब ने क्या किया, उस कस्टमर ने, टीबीएल कस्टमर ने अपना सेट किया पासवर्ड =1234, वेयर कस्टमर आईडी =101। तो जैसे ही उसने अपडेट की क्वेरी चलाई, यानी कि जो ये कस्टमर है 101, इसने अपना ये वाला पासवर्ड चेंज करना चाहा, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए जैसे उसने अपडेट की क्वेरी चलाई, तो फिर से अगेन 2 टेबल मेरे अफेक्टेड हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मेन टेबल में देखूंगा, जो कस्टमर होगा मेन टेबल में क्या होगा, मेन कस्टमर को अपना पासवर्ड चेंज मिल गया, कस्टमर ने पासवर्ड चेंज किया, उसको चेंज मिल गया, लेकिन इसकी जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है वो मेरे एक दूसरे ऑडिट टेबल में स्टोर होगी, जिसका नाम क्या है,
मेरा TBL कस्टमर ऑडिट, अगर मैं ऑडिट टेबल में देखूंगा तो देखो क्या हो रहा है, उस ऑडिट टेबल में दूसरी इंफॉर्मेशन देखो, उस कस्टमर ने जिसका कस्टमर ID 101 था, उसका ओल्ड पासवर्ड क्या था, abc@123, और उसका न्यू पासवर्ड क्या है, 1234। यानी कि आपको ये पता चल गया कि वो जो कस्टमर था ना, उसने कौन सा पासवर्ड उसने पहले कैसे रखा था। सेम टेक्निक यूज़ करती है बैंक। जो बैंक के अंदर में आपका लॉगिन होता है, जो पासवर्ड चेंज का होता है, क्योंकि हर 1 महीने बाद आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड जो है वो ओल्ड हो गया है, एक्सपायर हो गया है, प्लीज़ चेंज द पासवर्ड। और अगर आप दूसरा पासवर्ड डालते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि जो आपने पासवर्ड है ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो क्या करता है, आपके ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड का जो ये कॉलम है ना, उससे आपकी वैल्यू को सर्च कर लेता है, सर्च करके उसकी वैल्यू को निकाल देता है और वहाँ निकाल के आपको दिखा देता है कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आपका है कस्टमर का। उसी तरह से अगर आप डिलीट करना चाहोगे किसी भी कस्टमर को, अगर आप डिलीट करते हो तो आप यहाँ पर लिखते हो डिलीट TBL कस्टमर वेयर कस्टमर ID, हमने कस्टमर ID लिया था ना, जो टेबल हमने बना था कस्टमर ID, वेयर कस्टमर ID इज इक्वल टू 101। तो क्या होगा, हम लोगों ने लिया कस्टमर ID इज इक्वल टू 101। तो जैसे मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करने के लिए, तो क्या होगा, देखो डिलीट हो गया, 2 रो अफेक्टेड हुए, फिर से 2 रो अफेक्टेड हुए। कैसे हुआ, अगर मैं कस्टमर टेबल की बात करता हूँ, कस्टमर आएगा, आपने देखा होगा कस्टमर, जैसे आप फेसबुक पे आते हो, फेसबुक पे अपना अकाउंट आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो फेसबुक से तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास आपका अकाउंट डिलीट नहीं होता है। वो क्या करता है, वो आपके अकाउंट को देख सकता है, वहाँ पे आपने डिलीट किया तो डिलीट हो तो गया, उसके एंड से डील हो गया, आपके एंड से नहीं हुआ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से नहीं हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या था, पहले था क्या, अब क्या है, ओल्ड वैल्यू, उसका कस्टमर ID क्या हो गया, नल, क्योंकि उसने कस्टमर ने अपने आप डिलीट कर दिया, उसका दिखा रहा है ओल्ड पासवर्ड जो था वो क्या था, ये था, और न्यू पासवर्ड उसका कुछ भी नहीं है, यानी कि द डेटा हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हो। तो इसको आप लोग, जो सेकेंडरी टेबल होता है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग एडमिन पैनल पे हम उस टेबल को कॉल करते हैं, कॉल करके हम वहाँ पे शो कराते हैं कि हाँ भाई कौन सी वैल्यू, और ग्रिड व्यू में हम शो कराते हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज़ होती है वो बैकएंड में वैल्यूज़ होती है, उस बैकएंड की वैल्यू को हम लोग इस तरह से यहाँ पे कॉल करके उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पॉपअप करा देते हैं, जिससे हम लोगों की सारी चीज़ें जो है ईजी हो जाती हैं। तो ट्रिगर जो है, आज के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, मेजर एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न रखना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक पासवर्ड के लिए, या कोई भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल है, कस्टमर की कोई डिटेल है, यानी कि अब जैसे मान लो क्या है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ और मेरे नीचे कई सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बट कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी गलत कर सकता है। तो उसके लिए हम अगर वहाँ पे ट्रिगर लगा दें कि कोई कस्टमर, कोई भी एम्प्लॉय अगर कुछ भी गलत करता है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब एक सेकेंडरी टेबल में स्टोर हो जाए। जैसे कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी बच्चे का मार्क्स चेंज करता है या कोई भी अपडेट करता है, तो वो जब भी वो अपडेट करता है किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स में, जब वो अपडेट करता है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी टेबल में स्टोर हो जाती है। ठीक है, जो कि जिसको एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है कि मेरे इस एम्प्लॉय ने इस बच्चे के मार्क्स में ये चेंजेस किए थे और इस डेट को चेंजेस किए थे, जो कि पुरानी वैल्यू, पुराने मार्क्स उसके ये थे, न्यू मार्क्स ये थे, तो उसको रीज़न देना पड़ेगा, वहाँ पे उसको रीज़न देना पड़ेगा कि अगर आपने ये मार्क्स अपडेट किए थे तो क्यों किए थे। तो वो कहेगा कि हाँ सर, उसने जो है वहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए भरा था, तो रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसके ये मार्क्स आए थे, इसलिए हमने अपडेट किया था। तो इस तरह से हम लोग सेकेंडरी टेबल में हम डेटा को इंसर्ट करके हमको और मतलब ट्रिगर बना के रखते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है उसके लिए। ठीक है, तो होप शो आपको समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया ना, एसक्यूएल व्यूज़ हो गया, चेक हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट हो गई, जो आइडेंटिटी के थ्रू यूज़ करते हैं, एसक्यूएल ट्रिगर है, ये सारे कॉलम्स के लिए अलाउ नल के लिए या नल के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसके कीवर्ड्स एंड द यूनिक कीवर्ड एंड द फंक्शंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कोई भी छोटे मोटे कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो और वहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स वगैरह पे बनाते हो, कोई भी आप इस तरह के ऑपरेशंस पे काम करते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए।
तो ठीक है, फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार देखोगे आप लोग, और इसको साथ में ना फ्रंट एंड पे यूज़ करोगे। तो यहाँ तो बैक एंड में है आपका, इसको फ्रंट एंड में यूज़ करोगे